हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स में रेट इक्वेशन रेट ऑफ द रिएक्शन स्टार्ट किया था और उसको खत्म किया था। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप टॉपिक का नाम लिख दिए, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। तो मैं आपको टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, फैक्टर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, देखो इसमें क्या क्या फैक्टर हैं जिससे रेट ऑफ द रिएक्शन आपका इन्फ्लुएंस होता है। तो देखो, आप जब रेट लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे? लास्ट क्लास में हमने रेट क्या लिखा? माइनस में डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या फिर माइनस में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यही लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक चीज देख रहे हो, ये जो है कॉन्सेंट्रेशन है। तो पहली चीज जिस पे रेट डिपेंड करेगा वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। और अगर प्रेशर इन केस ऑफ, तो पहली चीज तो इस पे डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर इन केस ऑफ गैस। अब देखो, एक चीज आप देखो, आप क्या कर रहे थे, जैसे जैसे ये आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रेट डिक्रीज होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज with time because because concentration concentration of reactant decrease, concentration of reactant decrease। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए पहले। और अगर आपको ये ध्यान रखना, रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज विद टाइम बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। इसमें पॉइंट आउट, इफ कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट increase with time। if concentration of reactant increase with time, अगर आपका concentration of reactant increase with time, then rate of the reaction increase। तो ये चीज आप नोट कर लो, if concentration of reactant increase with time then rate of the reaction increase। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है, उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है। फिर हम लोग अगले कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखो, इसके अलावा दो और हैं जिसपे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर।
इसको डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और कैटलिस्ट, ये तीनों, कैटलिस्ट, कैट, तो देखो मैंने यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन के लिए तीन पैरामीटर बताए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताया, टेम्परेचर बताया और कैटलिस्ट बताया, जिसमें से अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर बाद में टेम्परेचर और कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। तो इसके लिए पहले लॉ लिख लो, ये तीन लिख लेना, उसके बाद लॉ लिखना, उस लॉ का नाम है रेट लॉ। रेट, ये पहले आप नोट कर लो, फिर इसको लिखो रेट, ठीक है। तो देखिए रेट लॉ क्या होता है ये समझिए पहले, मैं इसका पूरा एक्सप्रेशन लिखा रहा हूँ डेफिनेशन के साथ, फिर इसको बाद में समझाऊंगा। तो पहले आप लिख लो, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, इज द expression, rate law is the expression in which reaction rate is given in term of given in term of molar concentration, molar concentration of reactant with each term raised to some power, which may or may not be same as the stoichiometry metric coefficient stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical, ठीक है। तो देखो क्या है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच reaction rate is given in term of molar concentration of reactant with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। देखो इसका कहने का मतलब ये है, पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ। पहले आप इतना एक्सप्रेशन लिख लो, फिर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मैं एक्चुअल में कहना चाहता हूँ। जल्दी से आप इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, मैं अब आगे करा रहा हूँ। इसमें चाहो तो एक पॉइंट और नोट कर लो, बेस्ड ऑन लॉ मास एक्शन, ये आप 11th में पढ़ते हो, तो इसको ध्यान रख लेना, बेस्ड ऑन
लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये पॉइंट बस ध्यान रख लेना। अब आगे देखो, इसमें पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो समझिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, तो देखिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये 2NO गैस प्लस में O2 गैस, और इससे मेरे को बना 2NO2 गैस। अब इसका मैं जो रेट लिखूंगा ना, रेट क्या होता है, माइनस में dR/dt। इसका हम इस तरह लिख सकते हैं कि NO का स्क्वायर और O2 का, ठीक है। तो देखो जो मैंने पीछे डेफिनेशन बोली थी, इसमें बोलता रेट को आप इसके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कुछ पावर के साथ लिख सकते हो। तो जैसे रेट को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो मैंने, ये जो है के जो है आपका रेट कांस्टेंट, के जो है ये रेट कांस्टेंट है, रेट, ठीक है। के आपका रेट कांस्टेंट हो गया, ये एनओ का स्क्वायर आया और O2 का पावर। लेकिन ये जो आपको नंबर्स यहाँ पे 2 और 1 दिख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है यही हो। जैसे इसमें तो वही आ गया जो बैलेंस इक्वेशन में होता है, बट ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे लिखा था रेट एक्सप्रेशन इन विच रेट रिएक्शन गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर। उसमें कुछ पावर होगी विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए रिएक्टिंग फ्लूइड। मतलब जो बैलेंस इक्वेशन है उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी। जैसे इस इक्वेशन में तो सेम है, बट जरूरी नहीं है। ये जो वैल्यू, ये जो पावर्स आई है ये इसके बराबर, बट ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा जरूर नहीं है हर बार हो। अब अगली इक्वेशन में देखना है इस चीज को। देखो अगली इक्वेशन में देखो, इस चीज को समझो। यहाँ पे अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिख, CH प्लस में Cl2 CCl4 प्लस में, अब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता तो देखो मेरा क्या बनता, रेट मेरा क्या आता, माइनस में Et इक्वल टू के CH और Cl2 का पावर। अब एक चीज देख लो, यहाँ जो मैंने रेट इक्वेशन लिखी, रेट लिखा, उसमें Cl का 1 है, लेकिन मैं यहाँ हाफ ले रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है जो इनकी पावर्स आती है कॉन्सेंट्रेशन की वो इनके बराबर, जो इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो आपका कुछ भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है इसके बराबर। तो जैसे ये इक्वेशन थी, उसका रेट आपने इस तरह से लिखा, तो आपको ये याद नहीं रखना है, बस ये एग्जाम्पल जस्ट समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ। एक और लास्ट लिख लो इसमें, ये वाला CH3COO प्लस में H, इससे बना CH3COOH प्लस में C2H5। तो आपका जो इसका रेट आएगा, ये आया माइनस में के CH3 C2H5 C2H5 की पावर 1, इसकी पावर 1 रहेगी, और साथ में H2O है जिसकी पावर आपको 0 रखी, ठीक। तो यानी इसमें देखो, ये इसमें दो रिएक्टेंट है ना, बट इसका पावर 0 ले दो, यानी ये सिर्फ आपका इस पे डिपेंड कर रहा है, सी इस वाले पे, ठीक है। एस्टर ग्रुप है, इस पे डिपेंड कर, यानी इसका हो जाएगा CH3 COO2H, ठीक है।
ये हो जाएगा, ठीक है, और ये तो जीरो रहेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये इसमें क्या है, इसका पावर जीरो है, ठीक है, और ये वन है। तो इसका आप देख रहे हो ना। तो मैं मेरा इसमें कहने का मतलब यही है, ये रेट इक्वेशन है जिसकी जिसका हम लोग जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी पावर्स आती है, उससे रेट इक्वेशन आता है। बट जो ये पावर्स होती है ये जरूरी नहीं है कि जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस इक्वेशन में आए हैं उसके बराबर हो। जैसे इसमें कुछ हमने लिखा, उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम्म, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक। चलिए अगला लिखिए टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हाँ, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो, द सम ऑफ पावर, द सम ऑफ पावर ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ पावर ऑफ द कॉन्संट्रेशन, कॉन्संट्रेशन रिएक्टेंट इन द rate law is called the केमिकल रिएक्शन। तो देखो क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ द concentration ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जैसे आपको रेट लिखना है, तो मान लो आपने जो एक्सप्रेशन लिखा रेट का कुछ ऐसे आया, ए पावर एक्स आया, बी का पावर वाई, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो इसमें एक्स प्लस वाई ऑर्डर आ जाएगा आपका। तो ऑर्डर का मतलब होता है जो भी रिएक्टेंट्स की पावर्स है उनका, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो, जैसे ऑर्डर कैन बी जीरो, मतलब ऑर्डर आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन टू कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर कैन बी जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है, और ए फ्रैक्शन, ठीक है। ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखो जीरो ऑर्डर का मतलब, बट नेगेटिव नहीं होता, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू थ्री, या फ्रैक्शन हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं होगा। अब जीरो ऑर्डर का मतलब क्या, जीरो ऑर्डर का मतलब हुआ जैसे आर है, इसको के, और यहाँ ए की पावर जीरो हो गया, यानी जो रेट होगा वो के, यानी इंडिपेंडेंट ऑन द रिएक्टेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। रेट जो है, इसका मतलब हुआ रेट जो है इन डी एंड रेट इंडिपेंडेंट, रेट इन डी एंड ऑन, रेट इंडिपेंडेंट ऑन concentration of reactant, concentration
रेशन ऑफ रिएक्टर, ठीक है। तो पॉइंट ध्यान रखना, जो रेट होगा वो आपका रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा सिर्फ। ये जो है इंडिपेंडेंट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो, अगर मैं इनमें सब में रेट देखने की कोशिश करूँ, देखो क्या यहाँ, और सॉरी ऑर्डर, यहाँ 2 और 1 है तो इसका ऑर्डर 3 आएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, इसका 3/2 हो जाएगा, 1 प्लस हाफ 3/2। और इसका ऑर्डर सिर्फ 1 रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे तो ऑर्डर 3 हो गया, 2 + 1 3। इसके अंदर 1 प्लस हाफ 3/2। इसके केस में ऑर्डर हो जाएगा आपका सिर्फ 1, ठीक है। तो ये चीज आप ऑर्डर ऐसे निकाल सकते हो, इसको लिखना है तो लिख लेना आप, ठीक है। अब आगे ये नोट कर लो आप, फिर मैं आगे जल्दी से नोट कर लूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब जो भी आपको रेट इक्वेशन दे रखी है उसमें जो भी रिएक्टेंट दे रखे हैं उनकी पावर्स को ऑर्डर ऑफ पावर्स का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगले लिखिए यूनिट ऑफ द रेट कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट ऑफ रेट कॉस्ट। यूनिट ऑफ रेट कॉस्ट, रेट रेट कांस्टेंट क्या था, के। तो देखो, अगर आपका रेट क्या होता था, ए की पावर एक्स मान लो, बी का पावर वाई मान लो, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, रेट की यूनिट क्या होगी। रेट तो आपका था ना कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, यही था। और जो ए और बी है इनकी यूनिट क्या है, ए जो है ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, और बी क्या है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर आप इन समय, क्योंकि हमें यूनिट निकालनी है ना, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसको हम लोग मोल पर लीटर में मेजर करते हैं, ये होता है मोल लीटर इनवर्स में, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होगी। तो सबको कॉन्सेंट्रेट, इन सब चीजों को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, ये के का है ये एज इट इज। और यहाँ आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन का पावर एक्स, और कॉन्सेंट्रेशन का पावर एक्स होगा। तो देखो एक तरह से क्या हुआ, अब देखो ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ही है, मैंने क्या करा, इनकी इनकी जगह रिप्लेस कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन का एक्स प्लस वाई हो गया, कॉन्सेंट्रेशन का एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो, आप इसको यहाँ रिप्लेस, तो के की जो, इसको पहले आप नोट कर लो फिर मैं आगे करा, जल्दी से इसको नोट कर लो। आप इसको नोट कर लो फिर मैं इसको आगे करा, ठीक है। पॉज करके कर लेना आप लोग, मैं आगे करा, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑन एंड वन में टाइम है ये, इनटू में 1/, कॉन्सेंट्रेशन, ये होता ऑर्डर एक्स प्लस वाई था ना, इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, के की यूनिट के। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं एन लिख रहा हूँ, इसको एन से डिनोट कर रहा हूँ मैं।
और इसको यहाँ, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। इसको कॉन्सेंट्रेशन को मैं शॉर्ट टर्म में ऐसे लिख देता हूँ, टाइम इनटू में पावर है कॉन्सेंट्रेशन। ये आ गया के की के। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा 1 - n बाई टाइम। ये के का आ गया। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की जगह मोल पर लीटर था ना ये, तो मोल पर लीटर और सेकंड इसको फाइनली कर दूं तो देखो इसकी यूनिट क्या बन रही, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n इनटू में सेकंड का इनवर्स। तो ये यूनिट आएगा के का। अब इसमें एन की वैल्यू अलग अलग वैल्यू डाल के आप अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये के का आपका यूनिट है, यूनिट ऑफ रेट कॉस्ट, यूनिट ऑफ रेट कॉस्ट, रेट कॉस्ट। तो इसमें 1 - n मोल लीटर इनवर्स का 1 - n है इनटू में सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, फिर मैं कुछ यूनिट्स आपको दिखा देता हूँ कैसे आती है। हम्म, यहाँ पे ना एक चीज और ध्यान रखने देना, अगर फोर गैस होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना, फोर गैस चेंज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इनटू प्रेशर, और यहाँ पे आपकी यूनिट बार हो जाए, बार या एटीएम जो भी लेना हो आपको। तो मतलब यहाँ पे आपको फिर बार या एटीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब अगर के की यूनिट उसके केस में देखोगे तो हो जाएगी बार या एटीएम, एटीएम के साथ कर देते हैं, एटीएम 1 - n और सेकंड, ठीक है। तो ये फोर गैसेस, फोर गैसियस लिक्विड, गैसियस। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे देखिए, पॉज करके आप लोग कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर लिख रहा हूँ, उसके लिए यूनिट्स लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, ऑर्डर अगर मेरा जीरो होगा तो के की यूनिट क्या आएगी, यूनिट ऑफ रेट, रेट कॉस्ट। देखो मैंने के की यूनिट क्या लिखी थी अभी बताइए, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n और सेकंड, ठीक। तो अगर मैं जीरो लिखूंगा तो देख रहे हो ये जीरो हो गया, तो ये एज इट इज आ जाएगा, तो आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड। तो ये यूनिट आ गई डायरेक्ट। अगर अब मैं वन लू तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसका देख रहे हो डायरेक्ट सेकंड इनवर्स आ गया, ठीक है। अगर मैं टू लू तो ये -1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स का -1 सेकंड इनवर्स। तो ये आ जाएगा मोल का इनवर्स लीटर एज इट इज और सेकंड इनवर्स। तो अब ना ये यूनिट्स आपको याद भी रखते हैं। कई बार क्या होगा ना, आपको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, यूनिट देख के आपको पता करना पड़ेगा इसका ऑर्डर क्या है। तो जैसे अगर आपको मोल लीटर इनवर्स मतलब डायरेक्ट दे रखा है तब तो ये ऑर्डर जीरो है। बट अगर आपको सेकंड इनवर्स है, एटलीस्ट इन दोनों को तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि उस के की यूनिट से आपको पता चलेगा कि उसका ऑर्डर क्या है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, किस ऑर्डर में क्या यूनिट आती है के की, क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको क्या होगा, डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा कि इसका जीरो ऑर्डर है, वन ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। वहां पे आपको यूनिट देख के खुद से पता करना होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करा। हम्म,
ठीक है, चलिए। तो आपको नया, इसके बाद एक नया टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, उसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। टॉपिक का नाम लिखिए, इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट लिखो, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन लिखो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, the number of reacting reacting species, इसमें एटम हो सकता है आपका, आयन हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है। टेकिंग पार्ट, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन must, which must collide simultaneously, simultaneously, in order to in order to bring about a chemical reaction, chemical reaction is called molecularity of the reaction, molecularity of a, ठीक है। देखो यहाँ पे ना दो तीन टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है जो एक ही स्टेप पे रिएक्शन हो जाती है, उसमें एक से ज्यादा स्टेप नहीं होते। तो उस एक जो रिएक्शन एक ही स्टेप पे हो रही है और उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन, कितने रिएक्टेंट है, वो सारे उसके मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन का है। जैसे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about the chemical reaction। तो मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब है, मॉलिक्यूलिटी का मतलब है वो सारे रिएक्टेंट जो एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के, वो सारे उसकी मॉलिक्यूलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको, मॉलिक्यूलिटी का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री का मतलब होता है जो रिएक्शन आपकी एक ही स्टेप में हो जाए, मतलब मल्टीपल स्टेप्स नहीं होंगे। अगर मल्टीपल होते तो हम उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। एक ही स्टेप में अगर रिएक्शन हो रही है तो उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। तो इतना आप नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए, रिएक्शन टेकन प्लेस इन वन स्टेप। अब इसके बारे में आगे मैं कुछ चीजें लिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और पॉज करके कर लीजिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ। पहला पॉइंट तो यही है, एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होगा जो एक ही स्टेप में रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, रिएक्शन टेकिंग प्लेस
टेकिंग प्लेस इन सिंगल स्टेप या वन स्टेप। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब एक ही स्टेप में होगा, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है इसके लिए भी लिख लो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो आपका मॉलिक्यूलिटी होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन से आती है, ठीक है। सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन which give product, which give us gives product। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है, मतलब उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं जिससे फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। अब क्या होता है इसमें भी, देखो क्या होता है, अगर आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो ये हो गया। अब देखो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, यूनिमोलिकुलर, इसमें क्या होगा, सिंगल रिएक्टिंग स्पीसीज होगा, वन रिएक्टिंग स्पीसीज, वन रिएक्टिंग स्पीसीज, इसमें एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज होता है, ठीक है। और यहाँ रिएक्शन बाय वाइब्रेशन होती है, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू वाइब्रेशन, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू वाइब्रेशन, थ्रू वाइब्रेशन। अब इसका अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो ये लिख लो, यूनिमोलिकुलर मतलब इसकी मॉलिक्यूलिटी वन रहेगी, NH4 NO2 N2 मिलेगा और 2H2O मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट करके रखना है। बाई मॉलिक्यूलर में दो होगा, बाई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, कोलिजन बिटवीन टू टू बायोमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होगा, साइमल्टेनियसली कोलिजन बिटवीन टू स्पीसीज। जैसे इसका एग्जांपल आपको लेना है तो ये आप ये लिख सकते हो, टू HI मॉलिक्यूल्स होंगे जिससे आपको मिलेगा H2 प्लस। तो आप इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं इसमें और चीजें करा देता हूँ थोड़ा। आप इसको जल्दी से नोट कर लो फिर मैं आ जाता
ठीक है, देखो तो पीछे वाले को आप पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं आगे कर रहा हूँ। अब देखो क्या होता है ना, अगर ट्राई मॉलिक्यूल होगा, अगर आपका ट्राई मॉलिक्यूलर है, ट्राई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, कोलिजन बिटवीन थ्री रिएक्टिव स्पीसीज साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस कोलिजन, कोलिजन बिटवीन थ्री रिएक्टिंग स्पीसीज, थ्री रिएक्टिंग स्पीसीज, साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन थ्री रिएक्टिंग स्पीसीज। इसका एग्जांपल ये आपका है 2NO प्लस O2, और इसके आता है 2NO। ठीक, लेकिन क्या होता है ना, तीन मॉलिक्यूल्स के साथ ये जो रिएक्शन होती है ना, बहुत रेयर होती है, क्योंकि तीन मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करे ना, ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे लिख लो द मॉलिक्यूलरिटी, द मॉलिक्यूलरिटी। देखो अब तक जितनी रिएक्शंस कराई हैं आपको मैंने, इसमें जो बताया है अभी तक, जैसे ये बताया ना आपको, यूनिमोलिकुलर, बाई मोलिकुलर या ये ट्राई, ये सब क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन, एक ही स्टेप में हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि जो आप ये तीन स्टेप्स वाली होते हैं, तीन मॉलिक्यूल वाली रिएक्शन होती है ना, ये बहुत रेयर होती है। द मॉलिक्यूलरिटी थ्री, द मॉलिक्यूलरिटी थ्री आर वेरी रेयर, आर वेरी रेयर, रेयर है, एंड फ्लो टू प्रोसीड, फ्लो टू प्रोसीड टू प्रो, ठीक है, बिकॉज because collision, because probability, because probability, probability, because probability of collision of three molecule in molecule is very small, is very small। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो तीन मॉलिक्यूल एलिमेंट्री स्टेप जो होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं, क्योंकि तीन मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करे और उससे जो तुम्हारा प्रोडक्ट बने वो बहुत रेयर होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व, इन्वॉल्विंग इन more than three molecules. So complex reaction involving in more than three molecule, more than three molecules, more than three molecules, molecules in the stoichiometry
इन द स्टोइकोमेट्री वाई मैट्रिक। ठीक है। अब क्या होता है जब आप कॉम्प्लेक्स, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर इसमें कुछ एक दो पॉइंट और बता देता हूँ मैं। 3 पॉइंट ध्यान रखना आप, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है उसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होगी आपकी, रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू मोर देन वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे। हम्म, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिए, आप पहले इसको नोट कर लेना, अगले पॉज करके मैं आगे करा रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। देखो, जब आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो समझ लो आपने ए से ए प्लस बी से बी बनाया, तो ये डायरेक्ट नहीं आएगा, दो स्टेप में आएगा। जैसे ए से पहले आपको सी बनेगा, और फिर बी से दूसरे स्टेप में आपका बी से सी प्लस डी बनेगा। तो नहीं, फिर दूसरे स्टेप में मान लो सी प्लस बी मिलके डी बना रहे हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो तो फाइनली आ रहा है। लेकिन इसमें से देखो, दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो इसमें जो स्टेप स्लो होगा, मान लो कि ये वाली स्टेप स्लो था नीचे वाला, तो जो स्लो स्टेप होता है ना, वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है मेन ना, उसी से आपको पूरा स्टेप, तो ये जो स्टेप होगा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लोएस्ट स्टेप है, माइनिंग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आप इसको नोट कर लो, जैसे आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी वो एक से ज्यादा स्टेप में प्रोसीड करती है। जैसे ए से बी से डी बनाना है, तो पहले स्टेप में ए से सी बना, फिर सी और बी मिला के डी बना रहे हैं, ये स्लोएस्ट स्टेप है। मान लेते हैं, मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और आपको उसी के बेसिस पे आपको मॉलिक्यूलिटी भी बतानी होती है, मतलब सारी चीजें अलग अलग बतानी होती है, वो हम क्वेश्चंस में समझेंगे। बट आप ये ध्यान रखिएगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा मल्टीपल स्टेप से, वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके आपको जैसे हमने ऑर्डर
और मॉलिक्यूलिटी बताया, उसके कुछ डिफरेंसेस लिखा देता हूँ, वो भी आपके काम के हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इसमें आगे करा रहा हूँ। तो अब मैं ना क्या कर रहा हूँ, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूल में कुछ डिफरेंस है, ये आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको लिख लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है ये लिख लो। मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला डिफरेंस ये आपका जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और इंटीजर भी हो, जबकि ये ना तो जीरो हो सकता है, ना ही आपका नॉन इंटीजर। कैन नॉट, कैन नॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर। ठीक है, कैन नॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर, इसमें नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ये आपका एलिमेंट्री और दोनों के लिए होता है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लेकिन ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आता है। फॉर बोथ, फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड, उनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसमें आप सब दोनों के लिए कर सकते हो। ये आपका सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होगा, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो वन ऑफ द ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। इसके अलावा कुछ पॉइंट और लिख सकते हो। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर, ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, molecularity of the reaction, molecularity of the reaction given, molecularity of the reaction given by fluorescence, molecularity of the reaction given by number of molecule in fluorescence। पर देखो क्या होता है ना, ये जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि आपका मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम हो, लेकिन जैसे आपको तीन स्टेप्स हैं, तो जितने स्लोएस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल होंगे, वो तो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। रिएक्शन की मतलब उस स्लोएस्ट स्टेप की होगी, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरूरी नहीं है मॉलिक्यूलरिटी के बराबर। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन गिवन बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ स्लोएस्ट स्टेप, और फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, लेकिन ये दोनों जरूरी नहीं है सेम। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लो।
ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप लिख लीजिए पहले, फिर मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। जैसे मैंने आपको ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी समझा दिया है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लो। हम्म, ठीक है। तो अब मैं एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ उसमें से। तो इसको बड़ा कर लेते हैं। ये सब आपको करा दिया है मैंने। वो तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो मैंने बताया ना, ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, इनका एक्सप्रेशन का सम। तो इन सबको सम करके लिख दो। जैसे इसमें हाफ प्लस 3/2 है, ये आ गया। इसमें 3/2 - 1 है, तो ये साथ। ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, जैसे ये रेट इक्वेशन है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उनकी जो पावर्स होती हैं, जब उनको आप ऐड करते हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। तो इनको ऐड करके आप निकाल सकते हो। ये इजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना। फिर अगला है, आपको क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, मैंने कुछ के तो आपको बोला था रट के रखना। जैसे देखो, अगर आपको मैंने फॉर्मूला के का क्या बताया था, मोल लीटर इनवर्स का 1 - n और सेकंड। ठीक है। तो अगर आप इसको पुट करो पहले वाले केस, अगर एन का वैल्यू 2 पुट करो, तो देखो यही बन रहा है, मोल लीटर इनवर्स पावर -1 सेकेंड इनवर्स। तो ये आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। देख रहे हो, एन का वैल्यू सेकेंड ऑर्डर 2 करने पे ही आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, देख लो। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसको याद रखोगे ज्यादा फायदे में रहोगे। 1 2 मतलब 0 फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के यूनिट्स याद ही रख लो आपको। ठीक है। अब देखो ये वाला जो है दूसरा वाला केस, इसके लिए भी देखो के का यूनिट आपका फॉर्मूला यही रहेगा, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब इस बार अगर एन की वैल्यू 1 डालो तो यही आ जाएगा सेम। अगर एन की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो के का वैल्यू सीधा सेकंड इनवर्स आ जाएगा, जो ये। ठीक है। तो ये आप नोट करके रखिएगा। अब हम लोग आगे करते हैं। तो ये चीज आप करके रखिएगा। मैं अब ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको नोट्स में देख लो कराया हुआ है, तो इसको याद रखना हमेशा, कम से कम 0 फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर ऑर्डर की के की यूनिट याद रखनी है, क्योंकि वो डायरेक्ट आता है क्वेश्चन उसमें। ठीक है, देख रहे हो ना यहाँ आया हुआ है, तो ये आप कर लेना, मैं आगे करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दो क्वेश्चन है, इनको समझो क्या क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन, ये है, आपको ये दिया हुआ है और पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऐड कर दो दोनों को, हाफ +2, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक। तो ये आप खुद से कर लेना। अगला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसको समझो क्या करा है। कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ concentration of X is increased 3 times, how will it affect the rate of the Y? ठीक है।
कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई, तो देखो आपकी इक्वेशन जो है वो ऐसी, एक्स से आप वाई बना, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो रेट जो लिखोगे इसका आप वो लिखोगे के एक्स का स्क्वायर। देखो क्या कह रहा है, फॉलो सेकंड ऑर्डर ना, तो स्क्वायर कर दिया। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज 3 टाइम्स। अब अगले के लिए आपको क्या करना है, एक्स मान लो, एक्स डैश जो हो गया 3 टाइम्स एक्स का हो गया, हमने इसको 3 गुना कर, तो आपको पता करना है आर क्या है, तो आर डैश देख, आर डैश इसको यहाँ पुट कर दो, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 9 के एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक तरह से 9 टाइम्स हो गया ना, 9 आर हो गया, आर की वैल्यू तो ये ना के एक्स स्क्वायर, तो 9 टाइम्स आपका रेट बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर मैं अगला करा दूँ। हम्म, हम्म, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इसको आप स्क्रीन, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बैक साइड के क्वेश्चन देखते हैं इसके एक्सरसाइज के। हम्म, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। नीचे, तो देखिए आप कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द एंड इट्स डायमेंशन ऑफ रेट कॉस्ट। तो वो तो इजी है, देखो सबसे पहले क्या है, तो दिख रहा है ना साफ, पहले वाले क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 आ गया, और डायमेंशन निकालना तो रेट का आपको वो बताया ना, के का फॉर्मूला बताया ना आपको, उसको डायरेक्ट यूज कर लो। और के क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स का 1 - 2 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि 1 - n करोगे ना, n का वैल्यू 2 है, तो इसको फाइनली करोगे तो ये आ जाएगा आपका मोल का इनवर्स लीटर एज इट इज और सेकेंड का इनवर्स। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये पहले का होगा, ये के की डायमेंशन आ गई, या यूनिट्स बोल दो इसको, तो ये हो गया, और ये ऑर्डर 2 है, तो पहले का आंसर ये होगा, आप नोट कर लो इसको। ठीक, अब अगला देखो, अगले का भी ऑर्डर 2 ही है, क्योंकि ये 1 1 है, तो दूसरे का आंसर भी सेम होगा, यही वाला ऑर्डर 2, और ये सेम यूनिट। तीसरे वाले केस में ऑर्डर आपका अलग है, 3/2, तो इसका मैं बता देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। ये दो पहले और दूसरे का आंसर सेम है, तीसरा का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो तीसरे केस में ऑर्डर आपका 3/2 आएगा, और इसका जो के का वैल्यू आपको यूनिट निकालना है, तो मोल लीटर इनवर्स 1 - 3/2 और सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स माइनस में हाफ और सेकेंड। ठीक है, तो इसको अगर आप फाइनली लिखोगे तो क्या आ जाएगा, मोल माइनस हाफ
और लीटर का प्लस हाफ और सेकंड का यूनिट, ठीक है। तो ये आएगा के का यूनिट, मोल का माइनस हाफ, लीटर का हाफ और सेकंड का यूनिट, ये माइनस हाफ लिखा है मैंने, तो आप इसको लिख लो थर्ड का, ये मोल का माइनस हाफ है, लीटर का हाफ है, सेकंड का इनवर्स है। ये देखो के लिए कोई भी यूनिट निकालने, के लिए फॉर्मूला याद रख लो, मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकंड, ठीक है। इसके बेसिस पे आपका आराम से आंसर आएगा। तो ये तीनों हो गए, अब चौथा देखो, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अगला पढ़ा रहा हूँ। अब अगला देखिए ये वाला फोर्थ वाला क्या कह रहा है आपको, इसका तो 1 आ गया, तो ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा और यूनिट आपका साफ दिख रहा है, सेकंड इनवर्स आएगा, ये आप खुद से देख लेना, बता रखा है आपको कई बार। ऑर्डर फर्स्ट है, इसका यूनिट सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, अब इसको आप कर लेना, मैं अब अगला करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, 4 तो 4.2 क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है रेट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, के का दे रखा है, और कैलकुलेट करना है इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन जब ये वैल्यूज है, और कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर रिड्यूस टू इतना, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन का, पहले इनिशियली निकालना है, तो देखो इनिशियल तो इजी है, इक्वेशन तो आपकी यही है ना, 2a+b, जिससे आपने बनाया a to b, ठीक है। t0 पे अगर आप बात करोगे तो आपको दे रखा है, ये 0.1 दे रखा है, और ये 0.2 दे रखा है, और टी टाइम कुछ टाइम के बाद इसकी वैल्यू ए रिड्यूस टू इतना, ये वैल्यू हो गई 0.06। अब अगर ये 0.06 हुई तो कितना कम हुआ इसमें से, 0.04। अब ये ना, आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम का आइडिया होगा तो उसमें क्या होता है समझो आप, 2a से b से a to b कर रहे हो ना, अगर ये मान लो इनिशियली 1 1 0 है, तो ये 1 - x होगा, तो ये 1 - x/2, और ये आपका x बनेगा, क्योंकि इनके बीच में रेशो ये देखो 2:1 का है, तो अगर इसका अमाउंट x बन रहा है तो इसका x बनेगा, तो इसका 2x बनेगा। अब अगर आप इसको x ले रहे हो, मतलब इसका ये जो दो वैल्यूज है हाफ हाफ आ रही है ना, तो अगर ये वैल्यू अगर 2 है तो ये 1 1 है, अगर ये x है तो हाफ x/2 x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनिशियली बना कैसे हुआ, इन्हीं में से तो माइनस हुआ होगा, तो देखो अगर आपका 0.06 ये है, तो इसका मतलब कितना इसमें से माइनस हुआ होगा, 0.04, यानी एक तरह से चाहो तो इसको एक्सप्रेशन लिख सकते हो ना, इस तरह से लिखना है। अगर देखो स्टार्टिंग में 0.01 है, ये 0.02 है, अब अगर आपको ये आया है, इसका मतलब ये क्या होगा, 0.01 माइनस में 0.04 किया होगा तभी आया होगा। अब अगर इसमें से 0.04 है तो इसमें से 0.02 रहेगा, और ये 0.02 बना होगा, समझ में आ रही बात। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखो तो ये 0.02 यानी 0.18 आया, देखो 0.01 स्टार्टिंग में है, अगर ये 0.06 आ रहा है तो कैसे आया होगा, 0.1 माइनस 0.04। अब इसमें से अगर 0.04 यहाँ माइनस किए हो तो यहाँ पे उसका हाफ करोगे, क्योंकि डबल है ना, तो ये 0.02 माइनस हुआ होगा, तो ये आ जाएगा 0.18, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.02, ठीक है। तो पहले ये देख लो, ये समझ में आया, मैं दोबारा से एक बार आपको ये चीज समझा देता हूँ कैसे हुआ है यहाँ पे। ये थोड़ा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो इन्होंने यूज किया इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज किया है। स्टार्टिंग में तो यही है, कुछ टाइम बाद ये इतना हो गया, अगर ये इतना हुआ है तो इसकी बात है कि सीधी बात है, इसमें से कुछ पार्ट खत्म हुआ होगा, तो वो पार्ट कितना खत्म हुआ, 0.04 तभी आया होगा। अब अगर इसमें से 0.04 पार्ट खत्म हुआ है तो इधर कितना गया होगा, 0.04, अगर ये है तो इसमें से 0.02 आएगा, ठीक है। और उतना ही आपका इधर भी आएगा, क्योंकि इनमें रेशो यही है, तो ये वैल्यूज आ गई आपकी टी टाइम पे। अब आपको रेट निकालना है, तो रेट में फॉर्मूले पुट करके आंसर निकाल लो, तो ठीक है, मैं आप बता रहा हूँ आगे कैसे। तो ये अब आप नोट कर लो पहले, क्योंकि मैं ये वाला पार्ट हटाऊंगा, मुझे अब जरूरत नहीं है इसकी। आप देखो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला ये रहा, मतलब इसके हिसाब से ये रहा, के की वैल्यू आपको दे रखी है, और T0 पे दोनों पे निकाल लो, पहले R0 निकाल लो,
के की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में 10⁻⁻6। ए का कितना है 0.1 है, जीरो पे यही है ना कॉन्सेंट्रेशन, और 0.02 इसका है, बट इसका स्क्वायर भी है, ये भी यहाँ पुट कर रहा हूँ, इसको करके फाइनल आंसर निकाल लेना। तो ये R0 पे, और RT मतलब किसी टाइम पे जो आएगा उसमें भी के की वैल्यू तो यही रहेगी, बट इस बार कॉन्सेंट्रेशन आपका 0.06 आएगा यहाँ पे, और ये 0.18 आएगा, और इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज पुट करके आप निकाल लेते, ठीक है। तो देखो R0 जब आप कैलकुलेट करोगे तो R0 की जो वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ आपको, ये आएगी 8 × 10⁻⁹ ये जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, R0 जो आएगा वो आएगा आपका 8 × 10⁻⁹, ठीक है। यूनिट होगी इसकी मोल, ठीक है। तो यूनिट आप रहने दो, क्योंकि यूनिट में फिर आपको और ज्यादा टेंशन होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। वैसे लिखना है तो लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकंड, जो रेट की यूनिट होती है, और आरटी जो हो जाएगा आपका, आरटी देखो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे के की वैल्यू, देखो ये मैंने इसी फॉर्मूले लगाया, ये वाला जो लिखा हुआ है आर के ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा अगले में, इसकी वैल्यू आएगी आपकी, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3.89 इंटू में 10⁻⁻, मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ये आरटी आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और समझ लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, मैं अब आगे करा रहा हूँ, मैं इसको स्क्रीन से हटा के आगे करा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं अभी ना, हम यहीं तक करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कवर करके फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा के फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना कर लो, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।